ठीक है, आगे चलते हैं, जहां तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं ना। देखो, अब पिछली क्लास के अंदर, गुड आफ्टरनून सभी को। अब आपको हेडिंग लगानी है न्यू। अच्छा, एक बार बताओ, ये वाली हेडिंग हो गई क्या? क्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय पदार्थ एवं बहुक्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय, कॉमा, अक्रिस्टलीय एवं बहुक्रिस्टलीय पदार्थ एवं बहुक्रिस्टलीय पदार्थ। अगर नहीं हुआ है तो हेडिंग लगाओ। चलो हेडिंग लगा लो। ये लेक्चर नंबर 26 है, ये L26। ठीक। हाँ, अब देखो देखो, जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, इन क्रिस्टलीय पदार्थों के अंदर एक निश्चित संरचना होती है, सममिति पाई जाती है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि उसके अंदर परमाणु एक निश्चित अरेंजमेंट के अंदर स्थित होते हैं, निश्चित अरेंजमेंट के अंदर स्थित होते हैं, इस तरीके। निश्चित अरेंजमेंट होता है, तो ये कहलाएगा क्रिस्टलीय पदार्थ। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसके, NaCl, SiO2, Si आदि। जो अक्रिस्टलीय पदार्थों की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सम्मितता होती है वो लघु परास के अंदर ही हो सकती है, अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थितता होती है। ये आप बोल सकते हो अक्रिस्टलीय पदार्थ। एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसके, खिड़की का कांच, प्लास्टिक आदि। तीसरा होता है बहुक्रिस्टलीय पदार्थ। तो थोड़ा ढंग से देखना, इसके अंदर क्या होते हैं, जो बहुक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसके अंदर बहुत असंख्य संख्या के अंदर एक क्रिस्टल होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे असंख्य क्रिस्टल होते हैं। ये जो असंख्य एकक क्रिस्टल होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इनके अंदर जो कण होते हैं उन कणों को रेणु कहा जाता है, रेणु, ग्रेन। इनके अंदर स्थित कणों को क्या बोलते हैं? रेणु कहते हैं। के अंदर स्थित जो परमाणु हो, सॉरी, कण होते हैं उनको अपन रेणु कहते हैं। जहां ये कण मिलते हैं उसे रेणु परिसीमा कहते हैं, इसको बोलते हैं रेणु, ग्रेन। ये है रेणु परिसीमा। सभी प्रकार की जो धातुएं होती है वो किसके अंदर आती है? सभी प्रकार की धातुएं आती है
बहुक्रिस्टलीय ठोस पे। सभी धातुएं बहुक्रिस्टलीय ठोस है। खास ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, जल्दी से पूछा नहीं जाता। लिखो अब इसके, लिखना फर्स्ट हेडिंग लगाओ क्रिस्टलीय पदार्थ। फर्स्ट हेडिंग लगाना क्रिस्टलीय पदार्थ। 27वां है 26वां है, देख लेना एक बार जो भी है। लगाओ क्रिस्टलीय पदार्थ। देखो क्रिस्टलीय पदार्थ एक एकक क्रिस्टल होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ एक एकक क्रिस्टल होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ एक एकक क्रिस्टल होता है जिसमें निश्चित संरचना एवं सममिति होती है। जिसमें एक निश्चित संरचना एवं सममिति होती है। इसमें परमाणु अणु में परमाणु कौमा अणु नियमित रूप में दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। नियमित रूप में दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। और क्रिस्टल की संरचना सभी जगह एक समान होती है। और क्रिस्टल की संरचना सभी जगह एक समान होती है। और क्रिस्टल की संरचना सभी जगह एक समान होती है। और क्रिस्टल की संरचना सभी जगह एक समान होती है। लिखो आगे, ये डायग्राम बना लो, पास में लिख देना क्रिस्टलीय पदार्थ और नीचे एग्जांपल भी लिख लो। इसके नीचे एक ये लाइन भी लिख लेना, क्रिस्टलीय पदार्थ कुछ मिलीमीटर से 2-3 मीटर तक हो सकता है। बता रहा हूं।
अगला लगाओ, अक्रिस्टलीय पदार्थ। ना अक्रिस्टलीय पदार्थ में, अक्रिस्टलीय पदार्थ में, अक्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु या अणु लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। परमाणु या अणु लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। यहां परमाणु व अणुओं के रासायनिक, यहां परमाणु व अणुओं के रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण, यहां परमाणुओं व अणुओं के रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण यह लघु परास में ही व्यवस्थित होते हैं। यह लघु परास में ही उपस्थित होते हैं। यहां परमाणुओं व अणुओं के रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण यह लघु परास में ही व्यवस्थित होते हैं। यह लघु परास में ही व्यवस्थित होते हैं। हाँ जी, अगला लगाओ, बहुक्रिस्टलीय पदार्थ। बहुक्रिस्टलीय पदार्थ लिखना है इसके अंदर। ये डायग्राम बना लिया क्या? ये डायग्राम बना लेना, फिर ये नीचे लिख लेना पहले तो एग्जाम्पल। डायग्राम बना लेना, एग्जाम्पल लिख लेना पहले तो। लिखो, बहुक्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर बहुक्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग आकार और अभिविन्यास के, बहुक्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग आकार और, अलग अलग आकार और अभिविन्यास के असंख्य और सूक्ष्म, असंख्य और सूक्ष्म, असंख्य और सूक्ष्म एकक क्रिस्टल होते हैं। एकक क्रिस्टल होते हैं। असंख्य और सूक्ष्म एकक क्रिस्टल होते हैं। इन एकक क्रिस्टल में कणों को, इन एकक क्रिस्टल में कणों को रेणु कहते हैं। सभी धातुएं बहुक्रिस्टलीय ठोस है।
लिखो, हेडिंग लगाओ, क्रिस्टलीय कॉमा अक्रिस्टलीय एवं बहुक्रिस्टलीय पदार्थों के लिए एक्स किरण विवर्तन प्रारूप। इनका विवर्तन प्रारूप कैसा दिखाई देता है वो देखना। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। हाँ जी, समझना। सबसे पहले देखो, जब भी आप किसी पदार्थ पर एक्स किरण को आपतित करते हो, तो पदार्थ पर एक्स किरण आपतित करते हैं तो जिन तलों से ब्रेग के समीकरण संतुष्ट होते हैं, जिन तलों से ब्रेग के समीकरणों की संतुष्टि होती है, उन तलों से संपोषी व्यतिकरण के कारण हमें उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। वापस सुनना लाइन को जो बोल रहा हूं, जब भी पदार्थ पर अपन एक्स किरण आपतित करते हैं तो जिन तलों से ब्रेग के समीकरण की संतुष्टि होती है, यानी 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, जिस एक्स किरण विवर्तन के लिए ब्रेग के समीकरण की संतुष्टि होगी, तो वहां संपोषी व्यतिकरण के कारण हमें क्या मिलते हैं, विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। यानी आप क्या करोगे, आप एक्स किरण आपतित करोगे पदार्थ पर, अब वहां क्या उपस्थित होंगे, तल उपस्थित होंगे, क्रिस्टलीय तल। अब जिन क्रिस्टलीय तलों से ब्रेग के समीकरण की संतुष्टि होगी, तो उनमें संपोषी व्यतिकरण के कारण विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। वो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो उन 3 प्रकार के पदार्थों के लिए ये अपन विवर्तन प्रारूप देखते हैं कैसा दिखाई देता है, तीनों प्रकार के पदार्थों के लिए विवर्तन प्रारूप। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ। अगर मैं अक्रिस्टलीय पदार्थ की बात करूंगा, अक्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर क्या होता है, एक तो नियमितता नहीं होती है, यानी सममिति नहीं पाई जाती है, इसलिए अक्रिस्टलीय पदार्थों के लिए किसी प्रकार का विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होता है। उसे ऐसे दिखाते हैं, इसमें किसी प्रकार का विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होता है, इसे इस तरीके से दिखाया। ये तो है एक्स किरण अक्रिस्टलीय पदार्थ है, अक्रिस्टलीय, इसके लिए विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। पर जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, उन क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। उन्हें कैसे दिखाते हैं अपन, ये होता है क्रिस्टलीय पदार्थ। अब समझो, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलीय पदार्थों के अंदर हमें विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, ये तीक्ष्ण मिलते हैं अपन को। और दूसरी बात, इसके अंदर जो विवर्तन उच्चिष्ट मिलते हैं उनकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, यानी कम चौड़ाई के तीक्ष्ण उच्चिष्ट इसके अंदर प्राप्त होते हैं। और अब बात करें अपन किसकी, बहुक्रिस्टलीय पदार्थ। बहुक्रिस्टलीय पदार्थ की बात करें, बहुक्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे एक क्रिस्टल होते हैं, उसके अंदर परास कम होती है, इसलिए यहां पर भी विवर्तन उच्चिष्ट तो अपन को प्राप्त होते हैं, पर उनकी चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी इस तरीके। ऐसा विवर्तन प्रारूप देखा जाता है इन तीनों पदार्थों के लिए जब इन पर एक्स किरण आपतित की जाती है। वापस बोल रहा हूं, सुनना सारी बातों को। अपन क्या करते हैं, जब भी किसी पदार्थ पर एक्स किरण को आपतित करते हैं, तो जिन तलों से ब्रेग के समीकरण की संतुष्टि होती है, उन तलों के लिए क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण के कारण विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हो अक्रिस्टलीय पदार्थ की, तो इसमें नियमितता नहीं होती है, सम्मितता नहीं पाई जाती है, इसके अंदर अणु परमाणु निश्चित सम्मितता के अंदर व्यवस्थित होते ही नहीं है, इसलिए इसके लिए किसी प्रकार का कोई विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त ही नहीं होता है। पर आप जब क्रिस्टलीय पदार्थ की बात करते हो, तो क्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर तो निश्चित संरचना होती है, यानी नियमितता पाई जाती है, सम्मिति होती है, तो वहां पर अपन को क्या होता है, विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये जो विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, ये विवर्तन उच्चिष्ट क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और कम चौड़ाई के होते हैं। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्या नाम से, कि जालक नियतांक ज्ञात करने की ब्रेग विधि, उसके अंदर देखा होगा कि आपको अलग अलग तलों के अंदर क्या मिले थे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त हुए थे, वहां आयनन धारा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए जब विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, तो वो कम चौड़ाई के प्राप्त होते हैं। अब बहुक्रिस्टलीय पदार्थ में भी विवर्तन उच्चिष्ट हमें मिल जाते हैं,
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। उन छोटे छोटे क्रिस्टलों के अंदर परास क्या होती है, कम होती है, इसलिए यहां अपन को क्या मिलता है, विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, पर उनकी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब लिखो इसके अंदर, के अंदर लिखना, यदि किसी पदार्थ पर एक्स किरण यदि किसी पदार्थ पर एक्स किरण आपतित की जाए, यदि किसी पदार्थ पर एक्स किरण आपतित की जाए तो जिन तलों से ब्रेग के समीकरण की संतुष्टि होती है, जिन तलों से ब्रेग के समीकरण की संतुष्टि होती है, उनसे संपोषी व्यतिकरण के कारण, उनसे संपोषी व्यतिकरण के कारण उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, उनसे संपोषी व्यतिकरण के कारण उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। ये डायग्राम बना लो। हो गया क्या, लिखो आ गया ना, हो गया होगा। लिखो अब इसके अंदर पहला पॉइंट लगाना, लिखो अब इसके अंदर पहला पॉइंट लगाना। अच्छा एक काम और करो ना, इसको ऐसे देना पॉइंट है ना, तो पहला दे दो, तो दूसरा दे दो, तो तीसरा दे दो, व्याख्या लिखवाने के अंदर आसानी रहेगी। इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे दो। पहले पॉइंट का मतलब क्या, मैं एक क्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में बोलने वाला हूं। ठीक है, लिखो अब इसके अंदर पहला पॉइंट लगाना और लिखो, अक्रिस्टलीय पदार्थों में, अक्रिस्टलीय पदार्थों में परमाणु या अणु व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थों में परमाणु या अणु व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थों में परमाणु या अणु व्यवस्थित नहीं होते हैं, अतः विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होगा, अतः विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होगा। सेकंड लिखो, बहुक्रिस्टलीय पदार्थों में, बहुक्रिस्टलीय पदार्थों में बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, इन छोटे छोटे क्रिस्टल की परास कम होती है, इन छोटे छोटे क्रिस्टल की परास कम होती है, अतः विवर्तन उच्चिष्ट तो प्राप्त होंगे, अतः विवर्तन उच्चिष्ट तो प्राप्त होंगे, परंतु विवर्तन उच्चिष्ट तो प्राप्त होंगे, अतः विवर्तन उच्चिष्ट तो प्राप्त होंगे, परंतु उनकी चौड़ाई अधिक होती है, परंतु उनकी चौड़ाई
अधिक होती है, परंतु उनकी चौड़ाई अधिक होती है। तीसरा लिखो, तीसरा लिखना, क्रिस्टलीय पदार्थों में, क्रिस्टलीय पदार्थों में कम चौड़ाई के क्रिस्टलीय पदार्थों में कम चौड़ाई के विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों में कम चौड़ाई के विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों में कम चौड़ाई के विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। चलो अगली हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन विवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, इलेक्ट्रॉन विवर्तन। इलेक्ट्रॉन विवर्तन थोड़ी करवाया, एक बार चेक कर लेना। इलेक्ट्रॉन विवर्तन, देखो आप लोगों ने पढ़ा है क्वांटम के अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ, वहां पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल गतिमान अवस्था में होता है तो उससे संबंधित एक तरंग होती है, यानी सभी द्रव्य कणों से संबंधित क्या होती है, एक तरंग होती है। और उस तरंग से संबंधित उस तरंग के लिए जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो अपन डी ब्रोगली के अनुसार किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं? डी ब्रोगली के अनुसार वो वेवलेंथ ज्ञात की जाती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी से। अब अपन को पी का मान ज्ञात करना है तो बहुत सिंपल है, कोई एम द्रव्यमान का कण वी वेग से गति करे तो उसकी गति जुड़ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। एम से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, पी बराबर एम वी, तो पी स्क्वायर बटा 2m ई के बराबर आ गया। इसको इधर भेजेंगे, पी ज्ञात करेंगे तो √2m ई आएगा, और यहां पी का मान रख देंगे तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m ई हमारे पास में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण है। चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, यदि Q आवेश को V विभवांतर देकर त्वरित किया जाए तो ऊर्जा E इक्वल टू कितनी होगी? QV होगी। तो फिर उस कंडीशन के अंदर लैम्डा बराबर आएगा H अपॉन रूट के अंदर 2m Q इंटू बी। H का मान रख दो 6.62 इंटू 10 की पावर -34, √2, m का मान 9.1 इंटू 10 की पावर -31, Q का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और V तो है ही। फिर अपनी जब आप इसे सोल्व करते हो तो ये आता है 12.27 अपॉन √V एंगस। ये हमें मिल, पहले एक बार यहां तक तो पहुंचेंगे। लिखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विवर्तन लगाओ। इलेक्ट्रॉन विवर्तन के अंदर लिखना, सभी द्रव्य कणों से, सभी द्रव्य कणों से संबंधित एक तरंग होती है। सभी द्रव्य कणों से संबंधित एक तरंग होती है। यदि कण का संवेग p है तो, यदि कण का संवेग, यदि कण का संवेग p है तो इससे संबंधित तरंगदैर्घ्य निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी। इससे संबंधित तरंगदैर्घ्य निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी। सामने जो लिखा हुआ है पूरा उतार लो, जैसे उतार लो मैसेज कर।
निकलेगा। अच्छा सुनो, अब देखो देखो जब आप इसके अंदर v का मान 150 रखते हो, जब आप v की वैल्यू 150 रखते हो, पता चलता है कि लैम्डा का मान आता है 1 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा का मान कितना आता है? 1 एंगस्ट्रॉम। ये जो अपन को लैम्डा मिलता है, ये कितना मिलता है? जितना क्रिस्टलीय तल के बीच का जो अंतराल होता है ना d, इसकी कोटि का मिलता है। क्योंकि ये जो क्रिस्टलीय तल होते हैं उनके मध्य का अंतराल जो d होता है वो भी एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। यहाँ v का मान 150 रखते हो तो लैम्डा भी कितना आता है? एंगस्ट्रॉम की कोटि का ही आता है, 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का आता है, जो लगभग किसके बराबर होता है? क्रिस्टलीय तलों के मध्य के अंतराल के बराबर होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब एक्स किरण विवर्तन पड़ा है, एक्स किरण विवर्तन पड़ा है, लाउ ए समीकरण पड़ा है अपन ने, तो वहां पे अपन क्या करते थे? क्रिस्टलीय तलों पर किसको आपतित करवाते थे? एक्स किरण को आपतित करवाते थे और एक्स किरण विवर्तन देखते थे। तो अब इसका मतलब तो ये हो गया कि जब आप एक्स किरण की जगह यदि इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करोगे तो इलेक्ट्रॉन पुंज भी क्या दिखाएगा? यहां पर विवर्तन का प्रारूप दिखाएगा, किसके समान? एक्स किरण के समान ही दिखाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे कण होते हैं? आवेशित कण होते हैं। तो ये क्रिस्टल के अंदर, ये आप कह सकते हो तो किसी पदार्थ के अंदर कुछ ही दूरी तक चल पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्रिस्टलीय सतह का अध्ययन करना है या नैनो पार्टिकल का अध्ययन करना है या पतली फिल्म, तनु फिल्म का अध्ययन करना है, उसके लिए बेस्ट क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन विवर्तन रहता है। अब क्या होता है सुनो, जब आप इलेक्ट्रॉन पुंज को जब आप आपतित करते हो तो इलेक्ट्रॉन पुंज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुंज में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करता है? जिस भी क्रिस्टल पर आप इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करोगे तो वो क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है और फिर प्रकीर्णित होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एक्स किरण विवर्तन प्रारूप, और यदि आप बात करो किसकी, यहां पर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन की बात करो या इलेक्ट्रॉन विवर्तन की बात करो, दोनों के अंदर से जो अच्छा प्रारूप देगा वो कौन देगा? इलेक्ट्रॉन विवर्तन ही क्या देगा? अच्छा प्रारूप देगा। लिखो अब इसके नीचे ये सारी लाइनें, 5 7 10 लाइनें लिखना। यदि V बराबर 150 वोल्ट रखा जाए, यदि V बराबर 150 वोल्ट रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लगभग, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लगभग तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होगी। यह तरंग दैर्ध्य क्रिस्टलीय तलों के मध्य, यह तरंग दैर्ध्य क्रिस्टलीय तलों के मध्य के अंतराल की कोटि की होती है। क्रिस्टलीय तलों के मध्य के अंतराल की कोटि की होती है। क्रिस्टलीय तलों के मध्य के अंतराल की कोटि की होती है। तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पुंज को, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पुंज को क्रिस्टल पर आपतित किया जाए तो इस अवस्था में एक्स किरण पुंज को क्रिस्टल पर आपतित किया जाए तो उसका विवर्तन, उसका विवर्तन एक्स किरणों के विवर्तन के समान होता है। उसका विवर्तन एक्स किरणों के विवर्तन के समान होता है। एक्स किरणों के विवर्तन के समान होता है। लाइन चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, ये क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल में कुछ दूरी तक ही चल पाते हैं। ये क्रिस्टल में कुछ दूरी तक ही चल पाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन विवर्तन की सहायता से, अतः इलेक्ट्रॉन विवर्तन की सहायता से तनु फिल्म, तनु फिल्म, तनु फिल्म कॉमा क्रिस्टल सतह,
की संरचना का अध्ययन किया जाता है, की संरचना का अध्ययन, क्रिस्टलीय सतह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखना। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। अतः इलेक्ट्रॉन पुंज का परमाणुओं से प्रकीर्णन, अतः इलेक्ट्रॉन पुंज का परमाणुओं से प्रकीर्णन, अतः इलेक्ट्रॉन पुंज का परमाणुओं से प्रकीर्णन एक्स किरणों की तुलना में अधिक होता है। एक्स किरणों की तुलना में अधिक होता है। एक्स किरणों की तुलना में अधिक होता है। अतः अल्प समय में ही, अतः अल्प समय में ही तनु फिल्म और क्रिस्टल सतह का, अतः अल्प समय में ही तनु फिल्म और क्रिस्टल सतह का विवर्तन प्रारूप अच्छा प्राप्त होता है। अल्प समय में ही तनु फिल्म व क्रिस्टल सतह का विवर्तन प्रारूप अच्छा प्राप्त होता है। विवर्तन प्रारूप अच्छा प्राप्त, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नया टॉपिक नई क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे।